जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फान लिंशी को बचाने के लिए इमॉर्टल फॉरेस्ट मैंशन में पहुंच चुका था, जहां पर वो लिंशी को तो बचा लेता है और साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि लिंशी तो गंजी है। बेचारी लिंशी तो अब उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। वहीं पर लिन फान इस मैंशन के मास्टर का भी मुकाबला करने लगा, लेकिन उसे पता चला कि इस बंदे को भी किसी ने हायर किया है। लिन फान अभी भी उस पर्सन तक पहुंच नहीं पाया था जिसने उसे खत्म करने के लिए इतने सारे लोगों को हायर किया। खैर यहाँ से लिन फान को एक गोल्डन मंकी भी मिल जाता है जो कि उसके आने वाले सफर में उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन फान को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेशन में बिजी था और उतने में उसे मिंग की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो हद से ज्यादा स्लो है, ऐसे तो कल्टीवेशन की पिक पर पहुंचने में तुम्हें हजारों साल लग जाएंगे। जिस पर लिन फान कहने लगा कि अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो प्लीज मुझे सिखा दीजिए, अगर मैं पावरफुल बन गया तो फिर आपका भी इसमें फायदा हो जाएगा। जो सुनते साथ ही मिंग उसके पास पहुँच गयी। वो कह रही थी कि तुमने तो अभी तक अपनी फाउंडेशन को भी ठीक से बिल्ड नहीं किया और फिर भी सपने देख रहे हो हेवन पर पहुंचने के। तो बताओ मैं तुम्हें बेवकूफ समझूं या नादान? तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा वीक है, ऐसे में तो तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल पावर के फ्लो को जरा भी हैंडल नहीं कर पाएगी। जिस पर लिन फान बताने लगा कि मेरी फिजिक तो प्योर यांग लाइटनिंग से टेम्पर की गई है, तो क्या फिर भी मैं कमजोर हूँ? जिस पर मिंग बता रही थी कि तुम्हारी बॉडी में प्योर यांग पावर के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी मौजूद है, तो हमें तुम्हारी बॉडी से उन सारी इम्प्योरिटीज को हटाना होगा। दरअसल मैं डीमन लॉर्ड होने की वजह से मुझे तुम्हारी ये डिवाइन सोल कल्टीवेशन मेथड जरा भी पसंद नहीं आती, लेकिन तुम चाहे कोई भी कल्टीवेशन चूज क्यों ना करो, ये तुम्हें इसी डिवाइन सोल कल्टीवेशन की तरफ ले जाएगी। इन सभी मेथड का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है डिवाइन सोल को अचीव करना, लेकिन ये काफी स्लोली प्रोग्रेस करती है और हमारे पास उतना वक्त है ही नहीं। हमें जल्दी से तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा। यहाँ पर लॉर्ड मिंग ने अपनी एनर्जी लिन फान की बॉडी में डाल दी थी। वो कह रही थी कि चलो अब अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, उसे अपनी बॉडी में पूरी तरह से मर्ज होने दो। इसी तरह से तुम उस सॉलिड फाउंडेशन को बना पाओगे और फिर तो तुम्हें डिवाइन सोल हासिल करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम देख पाते हैं कि लिन फान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही। इधर मिंग उसे अश्योरिटी दे रही थी कि मैं तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा इम्प्रूव करूंगी ताकि तुम तेजी के साथ ग्रो कर पाओ। अब लिन फान तो पूरी तरह से कल्टीवेशन में बिजी हो गया था और उतने में एम्परर जू वहाँ पर पहुँच गए। मिंग उनसे कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतर गया, मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं लिन फान से बात करती हूँ तुम्हारे मुंह पर 12 बज जाते। जिस पर एम्परर जू कह रहे थे कि तुम इस बंदे को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती हो, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। जिस पर मिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि अभी भी उसमें वक्त है, तब तक तुम भी इसे अपनी साइड कर सकते हो। और ऊपर से लिन फान तो काफी शातिर लोमड़ी है, इसे जहाँ भी फायदा नजर आएगा ये उसी का साथ देगा। तो मेरे ख्याल से तुमने इसे अपनी 2-4 स्किल शो कर देनी चाहिए ताकि ये तुम्हारा भी साथ देगा। और हाँ, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि हम दोनों में एक फेयर कंपटीशन होगा। जो ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा लिन फान की बॉडी उसी को मिलेगी। जिस पर इमॉर्टल जू उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि पता नहीं डीमंस को फेयर कंपटीशन का मतलब कब से समझ आने लगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम डीमंस तो सिर्फ धोखा देने में माहिर हो। तो मिंग कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ, वैसे भी आखिर में जीत मेरी ही होने वाली है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि जो भी खिलौना मुझे पसंद आए वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। लिन फान मेरे लिए एक खिलौना है और मैं जरूर से उसे हासिल करूंगी। साथ ही वो लिन फान से कह रही थी कि प्लीज आगे जाकर मुझे डिसअपॉइंट मत करना। शुक्र है ऊपर वाले का कि लिन फान ने इन दोनों की बातें नहीं सुनी, वरना वो तो इन दोनों स्पिरिट्स की वाट लगा देता। अब थोड़ी देर बाद वो कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। उसने महसूस किया कि मिंग की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि वो कह रहा था कि मिंग मुझे कंट्रोल करने की फिराक में है और इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो कि मुझे कंट्रोल कर पाए। उतने में ही एक एरो बड़ी तेजी के साथ लिन फान पर हिट होने वाला था, मगर समय रहते उसने उसे कैच कर लिया। दरअसल ये एरो उसी की सिस्टर लिन याओ ने हिट किया था। वो कहती है कि एरो एंड वो मुझे डुगु लिन ने गिफ्ट किया है, तो मैं इसी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी, मगर आज पता चला कि मेरा निशाना तो बड़ा ही बेकार है। इससे अच्छा तो मैं कुल्हाड़ी का ही यूज करूँ। एटलीस्ट कुल्हाड़ी के एक ही फटके में मैं लोगों की खोपड़ियाँ तो तोड़ ही सकती हूँ ना। मगर लिन फान तुरंत ही उसे बताने लगा कि सिस्टर ये एरो एंड वो ही आप पर काफी ज्यादा सूट करेगा।
दरअसल लिनफानी इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी सिस्टर के हाथ में कुल्हाड़ी होने की वजह से सबसे बड़ा खतरा तो लिनफान पर होगा। इस बंदी की कोई गारंटी नहीं कि ये कब लिनफान पर हमला कर दे। और उतने में इन लोगों की नजर पड़ी एक फ्लाइंग डीमन पर, जिसे देख लिनफान को समझ नहीं आ रहा था कि ये डीमन उनकी सिटी में कैसे घुस गया। वहीं दूसरी तरफ चेनसुआन लोगों का इलाज करने में लगा हुआ था। कभी वो लोगों को आर्टिफिशियल पाँव लगा रहा था तो किसी के पाँव को हथौड़े से ठोक रहा था। उतने में ही उसके हाथ से हथौड़ा छूटकर सीधे उस फ्लाइंग डीमन पर जाकर हिट हो गया, जिससे तो बेचारा डीमन चक्कर खा के नीचे गिर गया था। उसे देखते साथ ही चेनजुआन तो काफी ज्यादा अमेज हो गया। वो कह रहा था, वाह ये तो एक फ्लाइंग ईगल डीमन है। अब वो डीमन शहर में तबाही मचा पाई इससे पहले बायराव ने अपने मिस्टिक सरपेंट को समन कर लिया। वो तो फटाफट से उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। हालांकि चेनजुआन उसे ऐसा करने से रोकने लगा क्योंकि ये फ्लाइंग डीमन उसे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम आने वाला था। इधर वो फ्लाइंग डीमन वहाँ से भागने की फिराक में था कि तभी लिनफान ने वहाँ आकर उसके विंग्स को घुमाते हुए सीधे उसे दोबारा से जमीन पर पटक दिया। साथ ही साथ लिनफान की थंडर लायन ने भी उस पर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो चेनजुआन उस लायन को पीछे हटाने लगा और उससे काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए कह रहा था कि प्लीज यार मेरे एक्सपेरिमेंट के मटेरियल को बर्बाद मत कर। लेकिन थंडर लायन के पीछे हटने तक वो मटेरियल बर्बाद हो चुका था। उतने में ही चेनजुआन को उस बीस्ट की बॉडी पर एक घाव नजर आया, जो कि ना ही बायराव के मिस्टिक सरपेंट का था और ना ही थंडर लायन का, जो देखते साथ ही चेनजुआन समझ गया कि इस डिमोनिक बीस्ट को तो किसी और ने ही घायल किया है। इसलिए वो फटाफट से लिनफान को एक मैप शो करने लगा, जिसके अकॉर्डिंग ऐसे फ्लाइंग बीस्ट 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में ही पाए जाते थे और इन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स को चारों सिटीज ने घेरा हुआ था, जिसमें है ईस्टर्न लिन, वेस्टर्न फ्रॉस्ट, सदर्न विंड और नॉर्दर्न कांग। ये माउंटेन्स इन सिटीज के बीचों बीच होकर भी वहाँ से हजारों मील दूर थे। तो चेनजुआन के हिसाब से इस डिमोनिक बीस्ट का यहाँ पर अपीयर होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। वो कह रहा था कि भला ये फ्लाइंग डीमन खाने की तलाश में इतनी दूर क्यों आएगा, जिस पर बायराव जवाब देते हुए कहने लगी कि इसके पीछे तो बस एक ही वजह हो सकती है, लेकिन वो कुछ बता पाई इससे पहले लिनियो कहने लगी कि मैं वो रीजन अच्छे से जानती हूँ। दरअसल ये डीमन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स का वही खाना खाकर पक गए होंगे, तो ये अपना मेन कोर्स चेंज करने के लिए यहाँ आए ताकि ये डिलीशियस इंसानों का मीट खा पाए। उसका ये लॉजिक सुनकर तो ये लोग बस उसे शॉक होकर घूरे जा रहे थे। इन सबके दिल में बस एक ही सवाल था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार। जिसके बाद चेनजुआन कहने लगा कि मेरे ख्याल से ये बीस्ट यहाँ पर किसी रीजन से ही आया होगा। मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा अपीयर्ड हुआ और इसी के चलते ये डीमंस हमारे कॉन्टिनेंट में घुस गया। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि ये डीमन जो हमेशा झुंड में रहते हैं, फिर ये अकेले यहाँ पर कैसे आया। और उतने में ही वहाँ पर डोंगलिन सिटी का डिफेंस सायरन बजने लगा। लिनियो कह रही थी कि पिछले 100 सालों में ये सायरन पहली बार बजा है, जरूर से कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली होगी। साथ ही पूरा आसमान बादलों से घिर गया था और उतने में इन्हें फ्लाइंग ईगल डीमंस का एक बहुत बड़ा झुंड नजर आया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम 3 एल्डर्स को देख पाते हैं, जो कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के खतरनाक इलाके में पहुंच चुके थे। वो लोग कहते हैं कि आमतौर पर ब्लड थर्स्टी डीमंस अपने टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देते, मगर आज तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल ये लोग वेस्टर्न फ्रॉस्ट में मौजूद जीशुआंग सिटी से बिलोंग करते थे। सिटी लॉर्ड वेन तो काफी ज्यादा परेशान था, तो उनका जूनियर उनसे कहने लगा कि आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, हमारा साथी जियांग इस जंगलों को एक्सप्लोर करने जा चुका है। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो हमें जरूर से इन्फॉर्म करेगा, हमें तो बस उसके सिग्नल का इंतजार है। और उतने में उनका साथी जियांग बड़े ही जोरों से उनके सामने पटका गया। दरअसल उस पर लॉर्ड कियो ने अटैक किया था और ये बंदा नॉर्दर्न कांग सिटी का मास्टर है। उतने में ही वहाँ पर सदर्न विंड टेरिटरी की मास्टर मून फेरी भी पहुँच चुकी थी। वो लॉर्ड वेन से कहने लगी कि ठीक 2 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में मेरी अपनी सबसे पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। जिस पर लॉर्ड वेन हंसते हुए कहने लगे कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा शौक हूँ, इत्तेफाक से हम तीनों की यहाँ पर मुलाकात हो गई। वैसे आप दोनों यहाँ पर क्यों आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्दर्न और सदर्न कंट्रीज आपस में कोई अलायंस बना रही हो। जिस पर वो बंदी कहने लगी, लॉर्ड वेन आपने तो बेवजह ही हमें गलत समझ लिया। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमारी सिटीज पर डिमोनिक बीस्ट के काफी ज्यादा हमले हो रहे। ये सुनकर तो लॉर्ड वेन काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसकी सिटी भी इसी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। यहाँ पर लॉर्ड कियो बता रहा था कि उन डिमोनिक बीस्ट की वजह से हमारा काफी सारा नुकसान हुआ। उन डिमोनिक बीस्ट ने तो मेरे सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को भी मार दिया। जिस पर वो फेरी बताने लगी कि हमारी साउथ विंड सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल दीवार बनाई गई थी, तो उसे भी गोल्डन हैमर लायंस चकनाचूर करते हुए हमारी सिटी में घुस गए। जो सुनकर
मेनू ने बता रहा था कि हमारा भी यही सेम हाल है, न जाने कितने सारे डिमोनिक बीस्ट ने हमारी सिटी को नुकसान पहुंचाया। वहीं पर लॉर्ड क्यू उन लोगों से कह रहा था कि आज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो गई, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक पार्टी की जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी नॉर्दर्न कांग सिटी को विजिट करो। हालांकि इन दोनों मास्टर्स को लॉर्ड क्यू पर जरा भी भरोसा नहीं था। देखा जाए तो इनमें से किसी को भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो लोग उसे अपने अपने बहाने बताने लगे, जिस पर लॉर्ड क्यू कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, जब अगली बार हम मिलेंगे तब जरूर से पार्टी करेंगे। इनफैक्ट मेरी तरफ से मैं आपको एक शानदार दावत दूंगा। तो ये तीनों भी एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अपने अपने रास्ते निकल गए। जिसके बाद हमें डोंगलिंग सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फ्लाइंग डीमंस ने कहर मचा के रखा था। वहीं पर सिटी वॉल पर मौजूद गार्ड्स इन डीमंस का खात्मा करने में लगे हुए थे। इधर डुगुलिन लिनफान को बता रही थी कि डिमोनिक बीस्ट का राजा आसमान में कहीं पर छुपा होगा, अगर उसे मार दो तो ये सारे डीमंस तितर बितर हो जाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि हम आसानी से उसे मार पाएंगे। जिस पर लिनफान अपनी नकल्स चटकाते हुए कह रहा था कि अब तो तुम उस डीमन किंग को खत्म करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। जिसके बाद तुरंत ही हवा में छलांग लगाते हुए उस डीमन किंग की तलाश में निकल पड़ा। इधर डुगुलिन सबको बता रही थी कि लिनफान डीमन किंग से निपटेगा और तुम लोग ग्राउंड पर मौजूद डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करोगे। वही दूसरी तरफ चेंजुआन अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए एक डिमोनिक बीस्ट को बेहोश कर देता है। वो तो खुशी से ही झूम उठा, ये कहते हुए कि फाइनली मैंने एक डिमोनिक बीस्ट को जिंदा ही पकड़ लिया, अब तो मैं इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करूंगा। मगर तभी बायराव की पाइथन ने वहां आकर तुरंत ही उस डिमोनिक बीस्ट का खात्मा करते हुए चेंजुआन की खुशियों को लात मार दी। बायराव कह रही थी चलो एक बार ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारे काम में टांग अड़ा दी। इधर लिनियो हवा में तीर चला रही थी, जो कि यहाँ वहाँ टकरा कर उस पर ही हिट होने वाला था, मगर उसने बेंड होकर खुद को बचाते हुए उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया। इधर कई सारे डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर पहुँच गए थे, जो देख बायराव कहने लगी कि मेरा मिस्टिक पाइथन इन्हें खत्म कर देगा। हालांकि तभी वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि हम भी इस बैटल में शामिल होना चाहते, लेकिन इसके लिए बायराव ने उन्हें मना कर दिया। उसे लग रहा था कि ये लोग बेवजह मारे जाएंगे, मगर वो लोग कह रहे थे कि हमें हल्के में लेने की गलती मत करना, हम तो तभी से कॉम्बैट में हिस्सा लेते आ रहे जब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। जिसके बाद वो लोग भी अपने शर्ट्स को गायब करके उन बीस्ट पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। वेल इस नजारे को देखकर तो ये तीनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनफान डीमन किंग की तलाश कर रहा था और काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो डीमन किंग उसके सामने अपीयर हुआ। उसने तो अपने फेदर्स का यूज करते हुए लिनफान पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिसे लिनफान स्पिरिचुअल फीस्ट का यूज करके डिस्ट्रॉय करने लगा और समझ जाता है कि ये वाला बीस्ट तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ पावरफुल भी। उतने में ही उस बीस्ट ने लिनफान पर एक और हमला कर दिया, जिसे वो डिस्ट्रॉय तो कर चुका, लेकिन इसमें लिनफान को भी तकलीफ हो रही थी, जो देखकर लिनकांग काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो कह रहा था कि क्या हम यंग मास्टर लिनफान की जरा भी हेल्प नहीं कर सकते। जो सुनते साथ ही लिनियाओ ने अपना फेल निशाना लगा दिया। जो देख चेंजुआन से कह रहा था कि मिस मेरे ख्याल से आपने तीर नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि आपका निशाना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। पता चले उस डीमन किंग के बजाय आपने अपने भाई को ही घायल कर दिया। जिस पर लिनियाओ कह रही थी कि तुम बेवजह की टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इधर लिनफान को अपने सिस्टर की आवाज आने लगी, तो जैसे लिनियाओ ने अपना एरो रिलीज किया वो तुरंत ही साइड में हट जाता है, जिसके चलते लिनियाओ का एरो सीधे उस डीमन किंग पर जाके हिट हो गया। ऐसा होते साथ ही उस डीमन किंग ने रिलीज किए हुए सारे अटैक कमजोर पड़ चुके थे। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिनफान ने अपनी कैनन को समन कर लिया, जिसके बाद उस बीस्ट पर अपनी कैनन बॉल से अटैक कर चुका था और हम देख पाते हैं कि उसका एक ही हमला उस डीमन किंग को खत्म करने के लिए काफी हो गया। उस डीमन किंग के मरते ही आसमान पूरी तरह से साफ हो गया, साथ ही लिनफान भी अपनी कैनन लेकर नीचे आ चुका था। तो इस तरह से लिनफान ने एक बार फिर से डोंगलिन सिटी को प्रोटेक्ट किया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।